सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद में आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ फॉर RBC बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि 2026 में होने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें मैंने कुछ PYQ भी ऐड किए हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड किए हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड किए हैं। तो ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ से देखने को मिलेगा। इन टॉपिक को, इन क्वेश्चन को आप और अच्छे से तैयार कर लें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेबल डायग्राम ऑफ SHE। SHE का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका आपको लेबल डायग्राम तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको जो अपना फ्यूल सेल होता है, आपसे पूछेगा कि फ्यूल सेल जो है वो बेटर होता है, उसके लिए आपको 2 रीज़न लिखने हैं। तो जो फ्यूल सेल होता है उसका मैंने एक रीज़न आपको लिख के देखा कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इतना आप लिख सकते हो। सेकेंड आपको क्या लिखना है कि जो फ्यूल सेल होता है ना, उसका जो एफिशिएंसी होता है वो कितना परसेंट होता है, 70% होता है, यानी कि हाईएस्ट इसका एफिशिएंसी होता है। तो ये 2 रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। 2024 में 25 में अपन RBC बोर्ड के अगर पेपर को देखें तो वहाँ पे कंडक्टिविटी का है, रजिस्टिविटी का है, SI यूनिट है, उनके फॉर्मूले वगैरह हैं। ऐसा आपसे छोटा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे जो आपके छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए आपको याद रखना है SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आप याद रखें, साथ में SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी याद रखें। उसके बाद में सेल कांस्टेंट जो होता है ना, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट है क्या, इसका सिंबल क्या है, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, इसका SI यूनिट क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। इसके फॉर्मूले के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो इसका आप SI यूनिट भी तैयार कर लें और इसका जो फॉर्मूला है वो तैयार करें। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है सेल कांस्टेंट को अपन G स्टार से डिनोट करते हैं। L/A अपन इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर L/A नहीं लिखना है तो अपन इसको कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा सेल कांस्टेंट होता है, अपन R/K भी लिख सकते हैं। यहाँ K का मतलब कंडक्टिविटी होता है, और कंडक्टिविटी जो होता है मेरे अपने को पता है वो रजिस्टिविटी का क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी होता है। SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का। जो मोलर कंडक्टिविटी का आपका जो टॉपिक है उसमें आपको उसकी डेफिनेशन याद करनी है, SI यूनिट याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना, पीछे 2025 में बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ, इसकी जो डेफिनेशन है वहाँ से एक MCQ बनाया गया था। ऑलमोस्ट बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उसने वो डेफिनेशन के बीच में से बनाया था। तो एक बार आपको इसको डेफिनेशन जो इसकी है वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसका SI यूनिट मैंने आपको लिख के दे दिया है, डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे, फॉर्मूला इसका तैयार कर लेंगे। इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है RBC बोर्ड एग्जाम में, साथ में सेल कांस्टेंट के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। तो न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो इस चैप्टर से, वो यहाँ इन दोनों ही टॉपिक से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन होता है उसके साथ मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज विद क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये नोट की फॉर्म मैंने डाल के दी आपको अलग से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का क्या डायग्राम है, ऊपर हमने SHE का डायग्राम पढ़ा है अभी, तो यहाँ पे आपको डेनियल सेल का डायग्राम तैयार कर लेना है। साथ में डेनियल सेल का डायग्राम तैयार करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो ड्राई सेल होता है हमारा, उस ड्राई सेल के अंदर कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बारे में पेपर में पूछा हुआ है। डेनियल सेल भी आपका PYQ है। पीछे हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि भाई लेबल डायग्राम बनाइए, ठीक है, SHE का, वो भी अपना क्या था, PYQ है। तो यहाँ पे PYQ के साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, आप बस इनको अच्छे से तैयार कर लें। डायग्राम ऑफ डेनियल सेल, उसके बाद में है ड्राई सेल, कैथोड एंड एनोड सेल रिएक्शन है। तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो जिंक सॉलिड के साथ होती है, उसको अपन ऑक्सीडेशन बोल देंगे। कैथोड वाली ये रिएक्शन आपको तैयार कर लेनी है। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन क्या है, ड्राई सेल के अंदर कैथोड और एनोड पे होने वाली रिएक्शन है। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टॉपिक में बात करें तो यहाँ हम पढ़ेंगे कोलराउस लॉ के बारे में। ये लॉ मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, अगर आपको पहले से अच्छे से तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हो। दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनाइन एंड कैटायन। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका, कोलराउस लॉ को आप तैयार कर लें, और इसको तैयार करने के साथ में आपको यहाँ पे नेंसेट इक्वेशन जो होती है उसके बारे में पढ़ लेना है। लेबल डायग्राम ऑफ निकल कैडमियम सेल है, उसको आप ज़रूर तैयार कर लें। उसके बाद में फैराडे की फर्स्ट लॉ जो 2024 में 23 में आए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अपने को तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी कोलराउस लॉ की, तो इस लॉ का डेफिनेशन शायद आपको समझ में आ गया हो गया।
इसका डेफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। इसका डेफिनेशन क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैथाइन। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इस लॉ का। यहाँ पे अपने को लैम्डा नोट प्लस और लैम्डा नोट माइनस का मतलब ध्यान होना चाहिए। लैम्डा नोट प्लस का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन होती है, और नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ निकल कैडमियम सेल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फैराडे के दोनों लॉ को आप अच्छे से तैयार कर ले। उसके बाद में जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैंने बताया बस आप उनको तैयार कर ले अच्छे से। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.010 मोल KCl एट 298 केल्विन इज 0.00141। ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना आपको, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपने को यहाँ पे फाइंड करनी। तो मोलर कंडक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में M। यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। ये बाय मिस्टेक हो गया, ये वैल्यू आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ये आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड इन कोरोजन। ये कोरोजन का जो जंग वाला होता है ना, आयरन वाला, उसमें कैथोड और एनोड दोनों ही रिएक्शन आपको पूछा जाता है। कभी वो एनोड का पूछ लेता है, कभी वो कैथोड का पूछ लेता है। तो दोनों रिएक्शंस आपके PYQ हैं, दोनों को आप अच्छे से तैयार कर ले। रिएक्शन एट एनोड इन कोरोजन, ये वाला रिएक्शन होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा न्यूमेरिकल पूछा गया पेपर के अंदर, उसके लिए आपको ध्यान रखना है SRP नेगेटिव, तो SOP हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब SRP क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन होता है अगर वो नेगेटिव में आपको दे रखा है, आपको पॉजिटिव पूछेगा। यानी पॉजिटिव का मतलब क्या पूछेगा आप लोगों के से कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बस आपको साइन ही चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे कि SRP फॉर जिंक, कि जिंक का जो SRP है यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -0.76 वोल्ट। देन कैलकुलेट कीजिए इसका, इसी जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो किस में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आप क्या आंसर करोगे, +0.76। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं यहाँ पे आपसे, ये आपका PYQ है 2023 में पूछा गया था कि वैन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Cu+2 आयन इज यूनिटी। अब ये यूनिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है यानी कि जो मोलरिटी है इसकी वो 1 है, और जिसकी मोलरिटी 1 होती है उसका मतलब वो कौन सी कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, याद रखना। जिस भी, ठीक है, सेल्स में जो भी आयन्स होते हैं उनकी अगर मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलरिटी अगर 1 है यानी कि यूनिटी है, उसका मतलब वो कौन सी कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1.1 वोल्ट होगी। नेक्स्ट अपन बात करें रिएक्शन एट कैथोड इन कोरोजन। अभी एनोड का मैंने 2 मिनट पहले किया ही है, अभी अपने पास कौन सा है, कैथोड का। तो ये जो कोरोजन का एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन आप अच्छे से तैयार कर ले। उसके बाद में यहाँ है डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का हमने अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि फ्यूल सेल जो होता है, ठीक है, वो पॉल्यूशन फ्री क्यों होता है, उसके बारे में बताना होता है कि बेटर क्यों होता है। हमने वहाँ पे रीजन दिया था कि पॉल्यूशन फ्री होता है और इसका जो 70% जो, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी होती है उसके, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो फ्यूल सेल वाला यहाँ पे आपसे डायग्राम पूछा गया है, और डायग्राम भी कैसे बनाना आप लोगों को, स्ट्रक्चर के साथ बनाना है। स्ट्रक्चर के मतलब क्या है, पहले आप थोड़ा सा डायग्राम इसका बनाने के बाद में थोड़ी सी इसके डायग्राम के बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि इसके एनोड पे क्या होता है, इसके कैथोड पे क्या होता है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, एक्वास NaOH यूज किया जाता है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस इसमें पास होती है, कैथोड पे ऑक्सीजन गैस इसमें पास होती है। ऐसा कुछ थोड़ा सा आप इसके बारे में विद डायग्राम बता दें। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं, न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, साथ में कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर आपको गिवन है और वहाँ पे सेल कांस्टेंट निकालना हो, तो आप सेल कांस्टेंट निकालने के लिए G स्टार इक्वल डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, R × K वाला। इस फॉर्मूले को आप लगाना और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा।